कर्नाटक में चुनाव प्रचार क्या कुछ कहता है, ये हम आपको बताएंगे। क्या कुछ है जनता का मिजाज, आपको हम एक ओपिनियन पोल के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और कर्नाटक में चुनाव प्रचार क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका है। करीब 22 घंटे बाद प्रचार का शोर थमने वाला है। जनता को लुभाने की कोशिशों में कौन अब तक किस पर भारी पड़ा और इसका मतदान पर क्या असर पड़ने वाला है। वोटिंग पैटर्न की अगर बात करें तो जिस तरीके का चुनाव प्रचार कर्नाटक की सड़कों पर देखने को मिल रहा है उसका कितना असर होगा ये भी आपको बताएंगे। कि बड़ी खबर आपको बता दें, जी न्यूज से नजर मत हटाइएगा क्योंकि चुनावी हवा और जनता के मिजाज से जुड़ा ऐसा कोई पहलू नहीं होगा जो जी न्यूज के ओपिनियन पोल से छूटा हो। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार क्या बीजेपी की सत्ता में वापसी करा पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? हाँ कहने वाले 54% लोग हैं, यानी आप समझ सकते हैं 100 में से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है 54% का जो कह रहा है कि हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेम चेंजर साबित होंगे। कुछ हद तक कहने वाले 28% लोग हैं जो ये मानते हैं कि असर हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन कोई असर नहीं होगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की धरती पर बिल्कुल असरदार नहीं होंगे, गेम चेंजर नहीं होंगे, वो कहने वाले 18% है। तो ये टोटल आंकड़ा निकलकर आपके सामने आ चुका है। हाँ कहने वाले 54%, कुछ हद तक कहने वाले 28% और नहीं कहने वाले 18%। चंदन, मुझे लगता है इस पर हमें एक्सपर्ट से राय ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, इस मामले में अगर बात की जाए श्रीनाथन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका पैन इंडिया बहुत जबरदस्त असर है, क्या कर्नाटक में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? क्योंकि उनके आने से पहले कहीं ना कहीं जो जानकार थे वो मान रहे थे कि कांग्रेस के पास एज है, लेकिन अब मुकाबला बराबरी का और बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं दिख रहा है। चंदन जी, आप देखिए, वो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, वो मोदी जी वहाँ पर एक वहाँ के स्थानीय नेताओं के देखेंगे तो उससे ज़्यादा पॉपुलर है। आप देखें उनका जो रोड शोज है उसमें कितना सबसे बड़ा कद्दावर लीडर बन के आए हैं। तो इसलिए मोदी जी एक गेम चेंजर हैं। बीजेपी जीत जाएंगे तो उसका श्रेय केवल मोदी जी का ही माना जाएगा। बिल्कुल, कर्नाटक को हमने 6 रीजन्स में बांटा है क्योंकि हर रीजन में मतदाताओं को प्रभावित करने वाले स्थानीय मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए रीजन वाइज आंकड़े बेहद अहम हो जाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं 26 सीट वाले सेंट्रल कर्नाटक का हाल। आपको दिखाते हैं किस पार्टी को कितने % वोट और सीटें मिलने वाली है। तो लीजिए, मैं खड़ी हो गई हूं और बढ़ गई हूं मैं अब एलईडी की तरफ और एलईडी पर मेरा सवाल आने वाला है, अब की बार किसकी सरकार? जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरे कर्नाटक को हमने 6 रीजन्स में बांटा है। पहला जो रीजन आने वाला है वो सेंट्रल कर्नाटक का आने वाला है जिसमें 26 सीटें हैं। तो बीजेपी को 45% यहां पर वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 में ये 43.3% था ये वोट परसेंटेज, यानी कि यहां पर सेंट्रल कर्नाटक में बढ़ा है। कांग्रेस को यहां पर 40% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और 2018 में कांग्रेस को यहां पर 34.2% वोट मिला था, यानी बीजेपी में 1.5% का इजाफा हो रहा है लगभग, लेकिन कांग्रेस को यहां पर अच्छा खासा गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम जेडीएस की बात करें तो 11% यहां पर जेडीएस को मिल रहा है। 16.6% जो है वो 2018 में मिला था। अब सीट शेयर की बात कर लेते हैं। ये तो सेंट्रल कर्नाटक की 26 सीटों का वोट परसेंटेज हमने आपको दिखाया, लेकिन ये वोट परसेंटेज जब सीटों में बदल रहा है यानी सीटों में कन्वर्ट हो रहा है तो किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं वो आपके सामने। बीजेपी के खाते में 17 से 22 सीटें जा रही हैं। 2018 में बीजेपी को इस रीजन से 21 सीटें मिली थी, यानी ना नफा ना नुकसान। यहां पर कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिल रही है। 2018 में कांग्रेस को सेंट्रल कर्नाटक से 5 सीटें मिली थी, यानी कांग्रेस की भी स्थिति लगभग वैसी ही बनी हुई है। जेडीएस को 0 से 1, लेकिन 2018 के चुनाव में जेडीएस को यहां से एक भी सीट नहीं मिली थी, यानी जेडीएस अपना इस रीजन सेंट्रल कर्नाटक से खाता भी नहीं खोल पाई थी। अब मैं फटाफट एक्सपर्ट्स का रुख कर लेती हूँ। आरती, आपके साथ मैं रुख करना चाहूंगी। ज्यादा नफा नुकसान होता हुआ इस रीजन में पार्टीज जो है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, यथास्थिति पर बनी हुई दिखाई दे रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बिल्कुल ये आपके नंबर्स बिल्कुल सही लग रहे हैं। जो मेरा ग्राउंड पे एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि कांग्रेस का सेंट्रल कर्नाटका में, जो कि अर्बनाइज्ड है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे लोग कांग्रेस को प्रो डेवलपमेंट, प्रो बिजनेस, प्रो कॉरपोरेशन, प्रो टेक्नोलॉजी, उस तरह की पार्टी नहीं देखते हैं। इनफैक्ट
ये नहीं है कि वो बीजेपी से बहुत ज्यादा खुश है, इनफैक्ट बीजेपी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है सेंट्रल कर्नाटका में, और सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी ज्यादा इंप्रूव करे अपनी गवर्नेंस। लेकिन जब वो लोगों से मैंने पूछा, लेकिन जातिगत आप भी जानती हैं आरती, बहुत चुनावों के कवरेज में आप मेरे साथ बैठी हैं और शायद चंदन भी मुझसे सहमत होंगे, क्योंकि अगला रिएक्शन चंदन लेंगे अब गेस्ट के साथ। जातिगत समीकरणों के आते ही सब कुछ फेल हो जाता है इस देश में। बिल्कुल, लिंगायत और वो कलिंगा। जी चंदन। बिल्कुल श्रीदत्तन जी, यहां पर हमने ये देखा कि ये जो जेडीएस है यहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती नहीं दिख रही है। क्या इसकी वजह से ये माना जाए कि बाइपोलर हो रही है लड़ाई? बिल्कुल, जेडीएस का जो गढ़ है वो ओल्ड मैसूर रीजन, मालदा एंड मांड्या एंड हसन वगैरह वो रीजन है, वहाँ पर ही ये जेडीएस अपना ताकत दिखाते हैं। बाकी जगह पे सेंट्रल कर्नाटका जो है वहाँ पर ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ है, एंड वहाँ पर ये सारा मुद्दा भी लाइव है, ये कम्युनल इश्यूज वो सब लाइव है, एंड वहाँ पर बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग भी है जी। तो इसलिए वहां पर आपका नंबर्स बिल्कुल ठीक है। और अब मुझे लगता है कि चंदन हमें अगले रीजन का रुख करना चाहिए। ये तो हमने बात करी सेंट्रल कर्नाटक रीजन की। सेंट्रल कर्नाटक रीजन में ना बीजेपी को बहुत फायदा हो रहा है, ना कर्नाटक को 2018 वाली यथास्थिति दिख रही है। लेकिन तटीय अगर कर्नाटक की मैं बात करूं, लिंगायत समुदाय जो है वहां बहुतायत में, और लिंगायत पर पकड़ अगर किसी की है तो वो बीजेपी की है। लेकिन अब यहां पर वोट परसेंटेज आने वाला है कि लिंगायत समुदाय क्या इस बार भी मोदी और बीजेपी के साथ ही जा रहा है। एक बार फिर येदियुरप्पा और मुख्यमंत्री बोम्मन के साथ खड़ा हुआ। लीजिए 52% वोट परसेंटेज जो है वो बीजेपी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तटीय कर्नाटक जहां से 21 सीटें आती हैं, और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो यहां पर 40% वोट जो है वो कांग्रेस को मिल रहा है। 2018 में इस तटीय रीजन से 51.5% बीजेपी को मिला था, 39.6% जो है वो कांग्रेस को मिला था। हमारे सर्वे में 5% जो है वो जेडीएस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 में यही आंकड़ा 5.6% था। यानी इन 21 सीटों पर भी यथास्थिति वोट परसेंटेज वाइज बनी हुई है। अगर अब हम इस वोट परसेंटेज को सीटों में कन्वर्ट करें, यानी ये जो वोट परसेंटेज है जब सीटों में बदलता है तो फिर क्या आंकड़ा निकलकर सामने आता है। तटीय कर्नाटक 21 सीटें इस रीजन से आती हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। यहां पर बीजेपी को 18 से 20 मिल रही हैं, यानी बीजेपी को यहां पर अगर 20 सीटें मिलती है तो 2 सीटों का फायदा होगा, क्योंकि 2018 के चुनाव में तटीय कर्नाटक से बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। अब फटाफट हम कांग्रेस के आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस को 1 से 3 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी अगर कांग्रेस को यहां पर मैक्सिमम हमारे सर्वे के हिसाब से 3 सीटें मिलती हैं तो 2018 में भी कांग्रेस को 3 सीटें ही मिली थी। जेडीएस की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। जेडीएस को 0 2018 में भी मिला था और यहां भी इस बार 0 मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी लिंगायत समुदाय जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस तटीय कर्नाटक में, और बीजेपी के साथ ये लिंगायत समुदाय जा रहा है। प्रदीप जी, मनोज जी का मैं पहले रुक कर लेती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। मनोज, कुल मिलाकर जो मैं कह रही थी कि कोई भी मुद्दा अहम हो इस देश में, लेकिन जब चुनाव की बात आती है, जब मतदान की बात आती है तो जातिगत समीकरणों पर आकर जो सुई है वो रुक जाती है। और इसीलिए तटीय अगर हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है लिंगायत कम्युनिटी की वजह से। क्या कहेंगे आप? ये देखिए, 2 ऐसा रीजन था जहां पे कांग्रेस को बीजेपी को हराना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे अभी अनिता जी ने बताया कि जब वहां पे गए थे तो लोगों का उम्मीद ज़्यादा थी पार्टी से, बीजेपी से, कि ये यहाँ पे ज़्यादा विकास करे, जबकि रोजगार वहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं बन पाता है कि जितने लोग हैं उनको कहीं ना कहीं से आपको रोजगार मिल जाता है। ये कर्नाटक ऐसा था जहाँ बीजेपी को बचाना था, और मैं फिर बोलूँगा कि ये बजरंगबली ने जितना काम बीजेपी के लिए आसान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, शायद कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं थी। ये इसलिए उम्मीद नहीं थी, देखिए क्या हुआ कि कर्नाटका की राजनीति में कांग्रेस 3 से 4 महीने तक वो इंतजार करते रही कि कहीं ध्रुवीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसे जब विश्वास हो गया कि अब यहाँ ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है तो अपने वोटरों को, जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, उसको बचाने के लिए उन्होंने बजरंग दल का नाम लेकर आया। लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री की यही खासियत है कि बजरंग दल बीजेपी
बजरंग बली के रूप में कैसे हो सकते हैं, और ये उन्होंने करके बस दिखाया मनोज जी 30 सेकंड की प्रतिक्रिया हम चाहते हैं। बीजेपी आइए चंदन। बिल्कुल प्रदीप जी, अगर बात की जाए बजरंग बली के मुद्दे की, कांग्रेस की ओर से 2 तारीख को मैनिफेस्टो जारी किया गया और जो कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही थी वो बैकफुट पर नजर आई, और कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं इस बात की गवाही देते हैं। देखिए, तटीय इलाका जो है वो पारंपरिक गढ़ है भाजपा का, तो वहाँ उसका अच्छा प्रदर्शन करना जो है वो किसी को हैरान नहीं करेगा। लेकिन ये ज़रूर है, ये चुनौती रहती है कि आपको जब नई जगह विस्तार करना है, जहाँ आप पहले से सुदृढ़ हैं उसको बचाए रखना है। भाजपा उसमें सफल रही है और ये मान के चलते हैं लोग कांग्रेस के कि हम एक बार धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करेंगे तो मुसलमान वोट तो पक्का हो जाएगा, लेकिन हिंदू वोट जो है वो जातिगत जो उनमें विभाजन है उसमें बटेगा। लेकिन जैसे ही बजरंग बली आए तो वो जो जातिगत समीकरण है वो भी ध्वस्त होते हैं उससे, यानी जातिगत समीकरण पर कहीं ना कहीं धार्मिक समीकरण हावी होता हुआ दिख रहा है। अपने दर्शकों को हम फिर बताना चाहेंगे, ये ओपिनियन पोल है, मेट्राइज ने हमारे लिए ये ओपिनियन पोल किया है, इसे अंतिम नतीजे कहीं नहीं समझा जाए और ना ही इसे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश समझा जाए। शोभना जी, अगला जो है रीजन कौन सा है ये हमारे दर्शकों को बताएं और वहां क्या कुछ खास है इस बार के ओपिनियन पोल में। बिल्कुल चंदन, और मैं एलईडी पर मौजूद हूं और ये वही एलईडी जहां पर हम अब की बार किसकी सरकार का सबसे सटीक विश्वसनीय ओपिनियन पोल अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो अगला जो रीजन है वो है ग्रेटर बेंगलुरु, जहां से 32 सीटें सामने आती हैं। किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिला है लीजिए, बीजेपी को यहां से 42% वोट मिल रहा है, और अगर 2018 की बात करें तो 39.2% वोट 2018 में मिला था, यानी बीजेपी का कुल मिलाकर 2 से 2.5% का यहां पर वोट परसेंटेज में इस रीजन में मुझे इजाफा दिखाई दे रहा है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो 42% कांग्रेस को यहां वोट मिल रहा है, 2018 में ये 40.5% मिला था, यानी कांग्रेस को भी फायदा होता हुआ इस रीजन में, ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में दिखाई दे रहा है। अब जेडीएस की बात कर लेते हैं, जेडीएस को यहां पर 14% मिल रहा है, यहां पर जेडीएस को बड़ा नुकसान हो रहा है, 17.7% जेडीएस को इस रीजन में वोट परसेंटेज मिला था 2018 में। अन्य की बात अगर हम करें तो 2%, अन्य को 2018 में 2.3% मिला था। लेकिन ये तो बात वोट परसेंटेज की हो गई, बीजेपी को 2.5% का फायदा, कांग्रेस को 1.5% का फायदा, जेडीएस को लगभग 2.5 से 3% का नुकसान। लेकिन सीटों में जब ये बदल रहा है तो क्या मिल रहा है, बीजेपी को 13 से 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी यहां पर बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है सीटों में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि 2018 की हम बात करें तो 11 सीटें इस रीजन से बीजेपी को मिली थी, 32 में से 11 सीटें। कांग्रेस को 12 से 17 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 2018 में कांग्रेस की यहां से 17 सीटें आई थी, यानी कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है, ये यथास्थिति भी हो सकती है। जेडीएस को 0 से 3 मिली थी, मैं आपको बता दूं इस रीजन से जेडीएस को 4 सीटें 2018 में मिली थी। मैं संगीत रागी आपका रुख करना चाहूंगी, कुल मिलाकर जैसा कि चंदन भी कह रहे थे कि ये जो पूरी लड़ाई है, पूरी की पूरी लड़ाई बाइपोलर होती हुई दिखाई दे रही है, यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। आपको इस बार लग रहा है कि जेडीएस जो है वो किंग मेकर की भूमिका इस बार हो सकता है कि लूज कर जाए 2018 में जो थी? नहीं, आप मैसूर एरिया में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ से जेडीएस जो है वो किंग मेकर की भूमिका में आती हुई आपको मिलेगी, क्योंकि वो उनका गढ़ है। आप जेडीएस को कहीं नहीं पाएंगे कि कर्नाटक में, पूरे कर्नाटक में एक तरह से वो छाए हुए हैं। यहाँ जो है वो आप देखेंगे कि यदि आपका आंकड़ा सही है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि पिछली दफा उनको 11 सीटें मिली थी और यदि 18 सीटें मिलती है तो इसका मतलब है कि वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये वो एरिया है ग्रेटर बेंगलुरु जिसमें ये भी माना जाता है कि वोकालिंगा समुदाय के लोग भी हैं और वो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं। लेकिन इस बार फैक्टर क्या चेंज हुआ है, ये जो मुस्लिम आरक्षण को तोड़ करके जो बांटा गया है, इसका असर जो है वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी। अगर मैं इस रीजन में देख रही हूँ संगीत रागी, तो मुझे जेडीएस की सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। मुझे इसी बात पे है कि जेडीएस का जो वोट परसेंटेज कम हो रहा है उससे फायदा किसको हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। दूसरी बात, एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम वोट उसी पार्टी को मिलता है जो बीजेपी को हरा सकती है, भारतीय जनता पार्टी को हरा है। लेकिन इसका एक काउंटर पोलराइजेशन भी बहुत जबरदस्त होता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में देंगे। तो ये क्या
जो बढ़ा है 1.5%, वो मुस्लिम वोट बढ़ा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का 2.5% बढ़ा है, वो क्या हिंदू वोट पोलराइज किया है, वो कलिंगा, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, और अहम राज्य है और इसमें काफी यहां पर विविधताएं भी देखने को मिलती हैं। और अब बढ़ते हैं अगले रीजन की ओर, बात करते हैं हैदराबाद कर्नाटक की। यहां लिंगायत के साथ साथ रेड्डी ब्रदर्स का भी असर है, जो पारंपरिक तौर पर बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन इस बार हैदराबाद कर्नाटक में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल सकती है। जी न्यूज एंड मेट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को हैदराबाद कर्नाटक में 41% वोट मिल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाती दिख सकती है। 43% वोट इस इलाके में कांग्रेस को मिल सकते हैं और डिसाइसिव हो सकता है ये कांग्रेस के लिए। हैदराबाद कर्नाटक में 43% वोट और इसके अलावा जेडीएस को यहां 12% और अन्य को 4% वोट मिल सकते हैं। यानी यह इलाका हैदराबाद कर्नाटक का जहां पर कांग्रेस बढ़त लेती हुई दिखाई देती है। और अगर आंकड़ों की बात करें, सीटों की बात करें, तो हैदराबाद कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ती दिख रही है। जी न्यूज एंड मेट्राइज के ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं 40 सीटों में बीजेपी को यहां 15 से 18 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी यहां पर पिछड़ती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस को 22 से 27 सीटें इस इलाके में मिलने का अनुमान है। 40 में से 22 से 27 सीटें यानी कि अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। जेडीएस का प्रदर्शन यहां पर डिसमल यानी कि खराब रह सकता है। 1 से 2 सीटें अगर पार्टी यहां जीत लेती है तो वो अनुमान के मुताबिक होगा, अन्य को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं यहां पर। श्री दत्तन जी, अगर बात मैं इसको आप सवाल अपना पूछे, लेकिन उससे पहले मैं 2018 से इस पूरे आंकड़े को कंपेयर करना चाहती हूं। यहां पर बीजेपी को 39.7 मिला था, जो इस बार 41% मिल रहा है। कांग्रेस को 42.6 मिला था, जो इस बार उसको 43% मिल रहा है। यानी दोनों जो बड़े दल हैं उनको यहां नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीएस अपनी यथास्थिति बनाई हुई है, अन्य के खाते में वोट बढ़ रहा है। आइए अब आप श्री अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जो चंदन आपसे पूछ रहे थे। हैदराबाद इलाके की अगर बात की जाए तो अगर श्री दत्तन जी यहां पर 40 में से 22 से 27 सीटें कांग्रेस जीत रही है अगर हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक, तो क्या बड़ी वजह देखते हैं आप? बिल्कुल, आपने सही कहा था, रेड्डी ब्रदर्स का इम्पैक्ट है वहाँ पर। बट आप सब लोग जो इलेक्शन को देख रहे हैं वो इसको डिस्काउंट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिबल्स कांग्रेस में है। बट अभी तक वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में और कहीं पर नहीं आया है। नहीं, शेट्टार साहब तो बीजेपी के थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने छोड़ दिया। बड़ा फिगर्स जो है वो उनका तो रिपोर्ट आ गया है, पर जो सारे सीट्स में कांग्रेस का एटलीस्ट 7 to 8 रिबल्स है, वो तो अभी वो तक नुकसान कर रहे हैं जमीन पर कांग्रेस को, ये आप कह रहे हैं? वो लोकल लेवल पे बहुत नुकसान करेगा कांग्रेस को। तो यहाँ पर ठीक है, आपने सही कहा था कि यहाँ पर बीजेपी को नुकसान होने वाला है थोड़ा बहुत। बिल्कुल, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई हैदराबाद रीजन में दिखाई दे रही है। शोभना जी, और एक बात जो आपने कही है, जेडीएस को हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। मुझे वही जो आप कह रहे थे ना चंदन, की ये बाइपोलर हो रही है लड़ाई। इस बार जेडीएस बहुत बड़ा फैक्टर बनकर, कुमार स्वामी जो है बहुत बड़ा फैक्टर बनकर नहीं लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, उनकी बहुत अपील नहीं है। और शायद यही दिक्कत आ रही है जेडीएस के साथ, और यही बीजेपी चाहती है सीधे सीधे टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की हो, इससे बीजेपी को सीधा फायदा होता हुआ बीजेपी मान रही है। अब हम जो अगले रीजन की बात करेंगे वो हम मुंबई कर्नाटक की करेंगे, और मुंबई कर्नाटक के आंकड़े के लिए मैं आपको सीधे एलईडी पर लेके चलूंगी। मैं आपको बता दूं कि मुंबई कर्नाटक वो जगह है जहां पर लिंगायत समुदाय का दबदबा है, और 2 बड़े नेता बीजेपी के लिंगायत समुदाय से आते हैं। ये बीजेपी का बहुत ही मजबूत दुर्ग है। पिछले चुनावों में बीजेपी ने यहां की 50 सीटों में से 30 सीटें जीती थी। वही इस बार भी ऐसा ही होता नजर आ रहा है, बीजेपी यहां पर मजबूत नजर आ रही है। शोभना जी देखिए, 46% वोट हासिल करती हुई दिख रही है बीजेपी, और ये डिसाइसिव लीड हो सकती है। बिल्कुल, और आपको मैं ये बता दूं चंदन की 2018 में 44.7 था, यानी कुल मिलाकर 1.3 का यहाँ पर बीजेपी को फायदा हो रहा है। कांग्रेस को भी यहाँ बड़ा फायदा हो रहा है। कांग्रेस को इस समय 42% मिल रहा है, 2018 में यह 39.8% मिला था, यानी 2.2 लगभग फीसद का यहाँ पर कांग्रेस को फायदा हो रहा है। जेडीएस को 6% इस सर्वे में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 2018 में 6.7 हुआ था, यानी इस रीजन में भी जेडीएस को 0.7% का नुकसान हो रहा है। 10 को 6 इस बार 10 के खाते में बढ़ता हुआ कम हुआ है चंदन। लेकिन अगर सीटों में ये कन्वर्ट हो रहा है, ये वोट परसेंटेज जब सीटों में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या स्थिति निकल कर आ रही है, ये बहुत समझना जरूरी है। बीजेपी को इस बार 28 से 33 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 2018 में बीजेपी को यहां से 30 सीटें मिली थी, यानी अगर इस सर्वे के हिसाब से मैक्सिमम पर बीजेपी चली जाती है, तो यहां मुंबई कर्नाटक से बीजेपी को 3 सीटों का फायदा हो रहा है।
कांग्रेस की 18 से 23 है। 2018 में कांग्रेस को यहां से 17 सीटें मिली थी, यानी जो वोट परसेंटेज में इजाफा है वो सीटों में सीधा सीधा देखने को हमें मिल रहा है 2018 की तुलना में। अगर हम जेडीएस की बात करते हैं तो 2 से 3 आ रही है। जेडीएस को मुंबई कर्नाटक से 2018 में 2 सीटें मिली थी, अदर्स के खाते में 1 से 2 आ रही है। ये यथास्थिति बनी हुई है। मैं एक बार प्रदीप जी आपका फटाफट जल्दी से रुख कर लेती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे मेहमान 30 से 1 मिनट के अंदर अपनी बात को कंक्लूड करें ताकि सब मेहमान अपनी अपनी बात को यहां पर रख सके। प्रदीप जी, हर रीजन में हम देख रहे हैं जेडीएस को कुछ पॉइंट्स का ही नुकसान हो रहा है वोट परसेंटेज में, लेकिन सीटों में भी 3-3, 4-4 का। और जेडीएस का 2018 में कोई बहुत ग्रेट आंकड़ा नहीं था। अगर 3-3, 4-4 सीटों का हर रीजन से नुकसान होगा तो बाइपोलर ये फाइट सीधी सीधी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। देखिए, चुनाव खिंच गया है, आपस में बहुत स्पर्धात्मक चुनाव है, इसलिए वोटर जो है वो दाएं बाएं ना जा करके बिल्कुल सीधा जा रहा है। और वो जिसको बीजेपी को हराना है वो कांग्रेस को वोट दे रहा है, जिसको कांग्रेस को हराना है वो बीजेपी को वोट दे रहा है। बीच में जनता दल जो है वो केवल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुराना मैसूर का जो इलाका है, अपना पारंपरिक गढ़, उसी में सिमट रहा है। कर्नाटक की फाइनल तस्वीर दिखाने का ओपिनियन पोल के इस आंकड़े के बाद आपको 13 मई का ट्रेलर दिख जाएगा। जी न्यूज और मेट्राइज के ओपिनियन पोल के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि 13 मई को कर्नाटक की तस्वीर कैसी हो सकती है। ये ओपिनियन पोल है, हम बार बार यही बता रहे हैं कि हमने जनता का मिजाज भांपने की कोशिश की है, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की है कि आखिरकार वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करना चाहते हैं। और अब आपको कर्नाटक का फाइनल स्कोर बता देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में कर्नाटक में बीजेपी को कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं टोटल, वो अब आपको हम बताने वाले हैं। बीजेपी को कुल मिलाकर के 42% वोट मिलने का अनुमान है। इस वक्त की बड़ी खबर, 224 सीटों के लिए महामुकाबला और उसमें बीजेपी को 42% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस यहां पर कड़ी टक्कर देती हुई 41% वोट हासिल करती दिख रही है। शोभना जी, मुकाबला कांटे का नजर आता है, बिल्कुल जबरदस्त टक्कर दिखती है। बिल्कुल, लेकिन अगर 2018 से मैं इसको कंपेयर कर रही हूं तो यहां पर बीजेपी को एक बड़ा गेन हो रहा है। 2018 में चंदन 36.6% वोट बीजेपी को मिला था, इस बार 42% वोट मिल रहा है। लगभग आज समझ लीजिए 5-5.5% का सीधा फायदा बीजेपी को। कांग्रेस को 2018 में 38.4 मिला था और इस बार 41% मिल रहा है, कांग्रेस को भी फायदा। लेकिन जेडीएस को यहां पर बड़ा नुकसान हो रहा है। ये देखिए, ड्रोन से हम आपके लिए यह आंकड़ा ले आए हैं वोट परसेंटेज का। ये कर्नाटक विधानसभा आपको दिखाई दे रही है, किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिला है। धीरे धीरे ये आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। यहां पर जेडीएस को एक बड़ा नुकसान होता हुआ हमारे इस मेटेराइज जी न्यूज के ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। लगभग 3.5% का यहां पर नुकसान है। जेडीएस को 2018 में 18.5% वोट मिला था, इस बार जेडीएस को 14% वोट मिल रहा है। और ये जो वोट परसेंट का नुकसान जेडीएस का हो रहा है, ये कांग्रेस और बीजेपी में लगभग बराबर बराबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब रुख कर लेते हैं सीटों का और एक बार फिर आपके लिए सीटें लेकर आएगा हमारा ये ड्रोन। लेकिन अभी ये जो वोट परसेंटेज है उस आंकड़े को आप देखिए, किस पार्टी को कितनी सीटें, कुल 224 सीटें विधानसभा की। और यहां पर बीजेपी को 103 से 118 मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 82 से 97 मिलती हुई दिखाई दे रही है, जेडीएस को 28 से 33, अदर्स के खाते में 1 से 4। यानी बीजेपी अगर अपना मैक्सिमम 118 छू लेती है तो वो जादुई आंकड़ा जिसका बीजेपी को इंतजार है, यानी एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में कर्नाटक में लौट सकती है। इस समय की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पा सकती है, यानी वो जादुई आंकड़ा जिसका बीजेपी को इंतजार है। कांग्रेस का यहां पर नुकसान तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि 2018 में 80 सीटें कांग्रेस को मिली थी, इस बार 82 से 97 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी इजाफा है कांग्रेस की सीटों में भी। जेडीएस को बड़ा नुकसान हो रहा है, जेडीएस को 28 से 33, लेकिन 2018 में जेडीएस को 37 सीटें मिली थी, यानी जेडीएस का जो सीटों का नुकसान है वो सीधा सीधा फायदा अभी के हिसाब से बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे। जी न्यूज़।